चलिए अब हम आगे जो है 3 क्वेश्चंस देखेंगे, तीनों एक जैसे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है, पहला है 1.14 एक्सरसाइज का, उसका 33rd एंड 34th क्वेश्चन। ऐसे 3 क्वेश्चन है, तीनों एक ही जैसे हैं लगभग। लॉजिक आपको ध्यान से समझना होगा। अब आप इसको जरा समझिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.14, फिगर 1.33 shows tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of the 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? Okay, charge to mass ratio मतलब Q/m का रेशियो, Q/m का रेशियो हमें पता लगाना है। अब जरा देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैं इसमें छोड़ता हूं, कोई चार्ज पार्टिकल जब मैं इसमें छोड़ता हूं कुछ इस तरीके से, तो वो चार्ज पार्टिकल जो है वो या तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा अगर वो निगेटिवली चार्ज है तो, और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो निगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। ओके, अगर वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव चार्जेस जो है निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और निगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब यहां पे दो मोशन एक साथ हो रहे हैं। पहला मोशन है हॉरिजॉन्टल मोशन, ये एक्चुअल में 2 डायमेंशनल मोशन है। इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। इसके अंदर में जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इस तरीके का, ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये मोशन जो है वो जिस भी वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को छोड़ा है यहां पे, वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। वेलोसिटी में कभी कोई चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स यहां पे हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो है ये है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है। जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नीचे जाए या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऊपर जाए, जो वर्टिकल मोशन है, जो वर्टिकल मोशन है ये फोर्स के अंतर्गत आने वाला मोशन है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। क्योंकि देखिए इस केस में पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो 100% है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे निकालेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज से। तो जो फोर्स हमें मिलेगा वो मिलेगा Q इंटू E, मतलब किस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगता है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के ऊपर और उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अब चूंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स होता है क्या? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो आएगा, मतलब वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है वर्टिकल मोशन, मतलब वर्टिकल मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, अब जरा ध्यान से समझिए, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन हमेशा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं।
हॉरिजॉन्टल मोशन is purely independent of vertical motion. मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में केवल एक ही चीज कॉमन होते हैं, दैट इज टाइम. टाइम के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं कॉमन. ओके, तो अब यदि हम लोग पहले इसका लेते हैं वर्टिकल मोशन, मतलब ये कि अगर मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा और वो चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे गया, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे गया तो हॉरिजॉन्टल मोशन के हिसाब से उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मगर वर्टिकल डिस्टेंस में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. हॉरिजॉन्टल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और वर्टिकल में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है यदि मुझे पता करना है, तो उसके लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि कहीं वर्टिकल मोशन में इसके पास वेलोसिटी तो नहीं है. देखो, इनिशियली हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका है, हमने ऐसे या ऐसे तो नहीं फेंका है, हमने पार्टिकल को जब इस तरीके से फेंका है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल मोशन में है वो है 0. वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल मोशन है 0. ओके, तो अब मैं वर्टिकल मोशन कंसीडर करता हूं और वर्टिकल मोशन के अंदर फॉर्मूला लगाता हूं. हमारे पास फॉर्मूला है अगेन 3, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला निकालते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ. एक्सेलरेशन की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, फोर्स अपॉन मास, यानी q इंटू ई अपॉन m. तो ये आ जाएगा q इंटू ई अपॉन m इंटू टी का स्क्वायर. ओके, तो अगर मुझे चार्ज अपॉन मास का रेशियो लेना है q अपॉन m, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला था चार्ज अपॉन मास का रेशियो लेना है q अपॉन m, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y अपॉन e इंटू टी का स्क्वायर, e इंटू टी का स्क्वायर. अब जरा देखिए, यहां पे चार्ज अपॉन मास का रेशियो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कितना उसके पास में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है. जो भी पार्टिकल ज्यादा डिस्प्लेस हुआ उसका चार्ज अपॉन मास का रेशियो ज्यादा है. जिसके पास y ज्यादा उसके पास चार्ज अपॉन मास का रेशियो भी ज्यादा. मतलब q बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम है, और जो टाइम होता है, टाइम हम लोग निकालते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के हिसाब से, और यदि सबकी वेलोसिटी सेम है तो सबका टाइम भी सेम होगा. अगर सबकी वेलोसिटी सेम तो सबका टाइम भी सेम. तो q बाई m इज प्रोपोर्शनल टू y. जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे अधिक उसका q बाई m का रेशियो सबसे अधिक. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 1.33. इसमें दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge minus q enters the region between the two charged plates
initially moving along x-axis with velocity vx, the length of plate is L and an uniform electric field E, and an uniform electric field E is maintained between the plates. Show that the vertical deflection of the particle, this is vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is, ये जो भी बोल रहा है हमें इसे निकालना है। अब जरा देखिए, पार्टिकल मान के चलिए कि जब ये ऐसा हॉरिजॉन्टली चला आ रहा था दूर से, तो इसकी वेलोसिटी vx थी और उस वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई भी नहीं है, स्ट्रेट वो vx ही चला जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इसकी वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई भी नहीं है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन, यानी यूनिफॉर्म मोशन। मगर वर्टिकल मोशन जो है वो जो है बिटवीन द प्लेट्स, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। जरा देखिए कैसे, जब ये पार्टिकल इस तरीके से आ रहा होगा और जैसे ये प्लेट के बीच में आएगा, चूंकि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो भागने की कोशिश करेगा, मगर उसके पास इनिशियल ये वाली वेलोसिटी नहीं थी, इसके पास केवल ये वाली वेलोसिटी थी, वर्टिकल वेलोसिटी कोई थी नहीं। मगर जैसे ये प्लेट के बीच में आएगा, इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी भी आने लगेगी, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी वाला यूनिफॉर्म मोशन है, और जो वर्टिकल मोशन जो है वो मोशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में था, ठीक वैसे ही। अब इन प्लेट्स की जो लेंथ है वो है L मान लो। मैं पहले लेता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन लें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है हमारे पास में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं यूनिफॉर्म मोशन का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब तक कि वो प्लेट के बीच में रहेगा उसकी स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड vx ही रहेगी, डिस्टेंस उसको जो कवर करना है l का, मान लो टाइम है t, यहां से यहां तक के जाने के लिए उसको मान लो लग गया टाइम t, तो टाइम t को हम ऐसे लिख सकते हैं L अपॉन vx, पहली इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल मोशन से मैंने टाइम निकाला, ठीक है। अब मैं लेता हूं वर्टिकल मोशन जो है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आ रहा है। जब वो ऐसे डिफ्लेक्ट होना ऊपर चालू होगा, तब उसके पास में इनिशियल वेलोसिटी 0 से ही वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन जो है वो है, इसके अंदर में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगेन वही हमारे पास फॉर्मूला, क्योंकि डिफ्लेक्शन निकालना हमें, ये वाला डिफ्लेक्शन, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग वही, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास में फोर्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू q इनटू e, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा QE अपॉन m। तो एक्सेलरेशन की जगह पे QE अपॉन m हम लोग लिख सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन y विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह q
E अपॉन m, और टाइम की जगह पे ये देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में सिर्फ दोनों मोशन में एक ही चीज कॉमन है, दैट इज टाइम। देखिए ऐसे दो मोशन एक साथ हो रहे हैं, या हॉरिजॉन्टल मोशन ऐसा, वर्टिकल मोशन ऐसा। अब ये दोनों एक साथ कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से, तो जो हमें नेट इफेक्ट मिलता है वो ये वाला मिल रहा है। ये 100% ये भी नहीं है, 100% ये भी नहीं है, ये एक साथ दोनों चल रहा है। ये ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से। वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में टाइम कॉमन है, तो हम टाइम जो है वो ले सकते हैं L अपॉन वी एक्स का स्क्वेयर। तो हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा QEL स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स mvx स्क्वेयर, और यही हमें निकालना भी था। तो ये फॉर्मूला जो है हम लोगों ने डिराइव किया। इसी के लगे लगे में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1.34 भी देख लेते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो। सपोज दैट पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33 इज एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में होता है, मगर हमें माइनस इसीलिए नहीं लेना है क्योंकि हम लोग वेक्टोरली इसका डायरेक्शन निकाल चुके हैं, तो हम लोग इसका साइन नहीं लेंगे। इसके बाद में वेलोसिटी दी हुई है vx इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर। ये प्लेट्स जो है वो दी हुई 0.5 सेंटीमीटर इन इज 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है हमें 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। where will the electron strike the upper end? Where will the electron strike the upper end of the plate? ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब देखिए इसके अंदर में हमारे पास Q है, Vx है, L है, E है, M है, तो हम लोग ये Y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। केवल वैल्यूज पुट करनी है, हम लोग आराम से उसको निकाल सकते हैं। ओके।